हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है द मोनरो सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त, इसके बाद से हम लोगों ने देखा था जो लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा लाया गया था महालवाड़ी। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग का जो एक बंदोबस्त था जो अंग्रेज़ गवर्नर के द्वारा किया गया था, जो कि है मोनरो सिस्टम, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब दीवानी को अपने हाथों में हासिल कर लेती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हमारे भारतवर्ष से कमाना चाहती है, हमारे सब कॉन्टिनेंट से कमाना चाहती है, तो वो नए नए रोज़ हमेशा कुछ न कुछ समय पे नए नए तौर तरीक़ों को क्या करती है, शामिल करती है भारतवर्ष के लोगों के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो गाँव का देश है, यानी यहाँ पर जो शहरीकरण, जो नगरीकरण है, वो अर्बन एरिया बहुत ही कम है और जो रूरल एरिया है वो उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो और इस समय तो थोड़ा हम लोग का डेवलपमेंट भी है अर्बन एरिया में, लेकिन जिस समय अंग्रेज़ यानी कि 1600 ईस्वी में, जिस समय 17वीं शताब्दी में जिस समय अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे, फिर 18वीं शताब्दी तक उन लोगों ने मतलब शासन तो उन लोगों का पूरा 1900 आप लोग का 47 तक रहा है, जब तक कि हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ है तब तक रहा है। तो 1600 से आए जब वो, तो उसके बाद से धीरे धीरे उन लोगों ने अपना, ऐसा नहीं है कि आए और अपना राज्य फैला लिए, वो तो आए थे व्यापार करने, मामूली से स्पाइसेस का व्यापार करने। लेकिन यहाँ के लोगों को समझने के बाद उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो कच्चे खाद्य पदार्थ वो बहुत ज़्यादा हैं, रेशमी वस्त्र अच्छे मिलते हैं, सूती कपड़े अच्छे मिलते हैं, यहाँ के मसालों में अच्छी खुशबू है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब वो यहीं पे बसना भी चाहते थे और यहाँ के सभी कंट्रोल्स को, यहाँ के हर एक चीज़ के ऊपर जो उनका कंट्रोल था वो अपने हाथों में लेना चाहते थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था कि रीज़न क्या था, वो क्यों रेगुलर नए नए कुछ ना कुछ खोज कर रहे थे, कि वो हमेशा कभी स्थायी बंदोबस्त किसानों के ऊपर, कभी महलवाड़ी बंदोबस्त किसानों के ऊपर, और अब उन लोगों ने मोनरो सिस्टम लगाया। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे क्लियर करते हैं कि आखिर ये क्या है। क्या ये भी स्थायी बंदोबस्त की तरह, महलवाड़ी की तरह बिल्कुल व्यर्थ हो गया, या फिर इससे भी कोई प्रॉफिट हुआ अंग्रेज़ों को, भारत के गवर्नर जनरल को? आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडियाज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अगर हम बात करें तो ये जो परमानेंट स्थायी जो बंदोबस्त था, ब्रिटिश सरकार जहाँ पे शासन कर रही थी, उसके दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त तो उन लोगों ने दक्षिणी एरिया में लगाया ही था भारत के, लेकिन वहाँ पर ये सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? क्योंकि उसकी जो रिवेन्यू थी वही ज़्यादा थी, कमाई कम थी, पैसे ज़्यादा देने थे अंग्रेज़ों को। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब दक्षिण, जो हमारे भारतवर्ष का जो दक्षिणतम एरिया है, जो तमिलनाडु की तरफ है, ये वाला जो हिस्सा है, तो वहाँ पर उन लोगों ने सोचा, दक्षिणतम में कौन आएगा? हमारा तमिलनाडु आएगा, केरला भी आएगा, इसके बाद से हमारा कर्नाटक भी आएगा दक्षिण में। ठीक है, तो इस तरह से इन जगहों पर भी इन लोगों ने अस्थायी बंदोबस्त को हटा करके नया कुछ व्यवस्था अपनाने की कोशिश की। द न्यू सिस्टम हैड that was devised come to be known as the रयतवार और द रयतवाड़ी। यहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रयतवाड़ी या वाड़ी या रयतवार का नाम दिया गया। ठीक है, मोनरो व्यवस्था के अंतर्गत। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company that was with Tipu Sultan. Subsequently, development of the Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. देखिए, अब इन लोगों ने, देखिए ये मुनरो क्या नाम है, ये एक जो मुनरो हैं ये रैयतवाड़ी को डेवलप करने वाले हैं, यानी रैयतवाड़ी को
का विस्तार करने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, इसलिए इसका नाम मुनरो व्यवस्था दे दिया गया। लेकिन मेन इस व्यवस्था को जो नाम था वो नाम था रैयतवाड़ी या रैयतवार। ठीक है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नया सिस्टम लगा उसको रैयतवाड़ कहा गया। और कैप्टन अलेक्जेंडर, उस समय शासनकाल में कैप्टन अलेक्जेंडर थे, रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। यानी जो मैसूर मद्रास में हम लोगों ने देखा, जो कि हमारा दक्षिणतम भाग है भारतवर्ष का, तो वहाँ पर भी जो अलेक्जेंडर है जिसने कि टीपू सुल्तान को हराया था, उस अलेक्जेंडर ने वहाँ पर ये रैयतवाड़ी सिस्टम लगाकर देख भी लिया था, मतलब ट्राई भी मान लिया था वो। ठीक है। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर ही यह व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है। इसके यानी कि इसको स्टार्ट किसने किया है? अलेक्जेंडर ने, लेकिन इसका विस्तार किसने किया है? मुनरो ने। ठीक है, रैयतवाड़ी की। तो धीरे धीरे दक्षिण भारत के पूरे जगहों पर मुनरो सिस्टम या फिर रैयतवाड़ी सिस्टम लगा दिया गया। अब ये क्या था रैयतवाड़ी, चलिए देखते हैं। रीड एंड मुनरो को लगता था रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड had to be made directly with the cultivator ryots who had titled the land for the generation. रीड और मुनरो को ये लगता था कि जो ये हमारे दक्षिण का भारतवर्ष का जो दक्षिणतम भाग है, यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा वंशानुक्रम जमींदार चल करके नहीं आए हैं। ठीक है। कहने का मतलब है परंपरागत जमींदार जो है इधर इस साइड में साउथ इंडिया के तरफ में नहीं है, और इसलिए वो दोनों ये चाहते थे कि उन्हें सीधे किसानों, देखिए रैयत का मतलब भी होता है किसान। ठीक है। रैयत को किसान भी बोलते हैं, सॉरी किसान को रैयत भी बोलते हैं। तो उन लोगों ने कहा हम किसी इमीडिएटर को नहीं रखेंगे। किसने? रीड और मुनरो ने कहा नो इमीडिएटर। चाहे हम लोगों ने देखा कि पहले ज़मींदार को स्थायी व्यवस्था में बनाया गया। ठीक है, ज़मींदारों को। उसके बाद से महालवाड़ी में हम लोगों ने देखा कि जो गांव का प्रधान था, जो मुखिया था, उसको बनाया गया, ज़मींदार का वहाँ नहीं लिया गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं रीड और मुनरो कि ये डायरेक्टली अब किसानों से टच में रहेंगे। इसका बंदोबस्त करना चाहते थे ये। ठीक है। और जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं, मतलब जो अच्छे खासे किसान हैं, जो किसान हैं अच्छे खासे, उन्हीं से डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते थे। कौन? मुनरो और रीड, ये दोनों नाम हैं। अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, उन्हीं को रीड कहा गया। रीड मतलब पढ़ना मत समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर रायत। मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये डायरेक्ट, इनका सिस्टम ये था कि डायरेक्ट किसानों से ही मिलेंगे। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्व्ड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। मुनरो thought that should act as paternal father figure protecting the riot under their charge. अब जब इन लोगों को लगा कि अब डायरेक्ट हम लोग किसानों से ही स्थायी बंदोबस्त, ये रैयतवाड़ी के बारे में बात करेंगे, तो राजस्व आकलन से पहले, यानी क्या मिलेगा हम लोगों को, मेन तो मिलना था मोटो। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था। अब ये नहीं कि हम कह दें कि पूरा पथरीला एरिया है और कह दें कि जाओ तुम मुझे 50% या फिर हमको इतना पैसा पूरे साल भर में देना, भले उस पथरीले एरिया में अनाज हो या ना हो, बंजर भूमि हो, बैरन लैंड हो और वहाँ पे अनाज ही ना हो, तो वो कहाँ से आपको ला करके टैक्स देगा। तो रीड और मुनरो ने सोचा क्यों ना हम पहले उनके ज़मीन का पहला ही निरीक्षण कर लें। और निरीक्षण तो आप सभी जानते हैं, उस समय भी साइंस भी बहुत आगे था। जैसे उन लोगों की जगह पे ब्रिटेन में या भारत में नहीं, वो मिट्टी की
जो मिट्टी है उसको वो लेबोरेटरी में भेजते थे, उसमें कितना पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है कि नहीं, कितने % उसमें ह्यूमस है या फिर उसमें नमी कितना है, उसमें जल की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उस मिट्टी में, इन सब चीज़ों की चेक करा करके वो चाहते थे कि हम लोग कृषि को स्टार्ट करें। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो ये नहीं चाहते थे कि हम बस पैसा खूब ले ले रिवेन्यू और यहाँ से चलते बने। मुनरो का विचार ये था कि अगर ये भारतवासी नहीं जानते चीज़ों के बारे में, अगर ये अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, देखिए उस समय एजुकेशन भी तो बहुत अच्छा नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है, और इनको सही गलत के बारे में नहीं पता है, तो हमको इनका पिता बन करके इनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये एक हुआ मुनरो सिस्टम, ठीक है। देखिए अंतर क्या है, स्थायी बंदोबस्त में इमीडिएटर ज़मींदार को बनाया गया, ठीक है, और वो किसानों से अपने क्षेत्र में आने वाले जो भी ज़मीन के किसान हैं उनसे वो क्या करेंगे, रेवेन्यू लेंगे और ले जा करके कंपनी को जमा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त में महालवाड़ी में क्या किया गया कि किसान जो ज़मींदारों को नहीं बल्कि जो गांव का प्रमुख हो, यानी जिसका रिस्पेक्ट हो, जिसकी बात लोग मानते हो, जो सम्मानित व्यक्ति हो गांव का, उसको उठाया गया और किसानों का पूरा रेवेन्यू उनके अंडर में दे दिया गया। लेकिन अब यह रैयतवाड़ी में डायरेक्ट क्या किया गया, रैयत मतलब किसान, यानी कि डायरेक्ट अब जा कर के हम किसानों से ही बात करेंगे, नो इमीडिएटर, बीच में कोई इमीडिएटर नहीं रहेगा, जो भी होगा अब डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। ये मुनरो का मानना था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ऑल वॉज नॉट वेल, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. चाहे कितना भी सिस्टम लगाइए, कुछ समय बाद यही लगता था, जैसे कोई सिस्टम लगाए लगता अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कोई समय बीतता था कुछ तो लगता था कि ये भी अच्छा नहीं है। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officers fixed to high revenue demand. Peasants were unable to pay riot, fled the countryside, and villages become deserted in many regions. अब देखिए क्या होता है, नई व्यवस्था तो नहीं चली, ज़मीन से होने वाली जो भी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। अब उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जो किसान थे वो राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और वो क्या कर रहे थे, गाँव को ही छोड़ कर के किसान भागने लगे, न गांव में रहेंगे न खेती कराएंगे, इसे भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। हाल ये आ चुका था कि किसान गाँवों को छोड़कर ही भागने लगे। बहुत सारे क्षेत्रों में तो गांव वीरान हो गए, रेगिस्तान बन गए, ये कंडीशन आ चुका था। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर, जो आशावादी अफसरों को ये उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ये पूरा लगा रहे हैं रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, मुनरो सिस्टम या फिर आपका स्थायी बंदोबस्त, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसानी भाग चले छोड़ करके सब काम, ठीक है। आगे है क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए फसलें। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है बच्चों। आज इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय बच्चों।